नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी है तो उसमें जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम यहाँ पर विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम जो यह हमारा आज का टॉपिक होने वाला है या हम जो चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय 12, जिसका नाम है उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। और इससे पहले इसमें हमने उत्तराखंड की अनुसूचित जाति से संबंधित जो 2011 के आंकड़े हैं उन पर चर्चा की। उसके बाद हमने उत्तराखंड में जो यहाँ पर हमारी एसटी यानी अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें हमने जौनसारी, थारू और भोटिया को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम चौथी जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बोक्सा या बुक्सा जनजाति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बोक्सा या बुक्सा जनजाति। तो सबसे पहले बोक्सा या बुक्सा जनजाति के निवास स्थान की अगर हम बात करें कहाँ यह रहती है, तो यह उत्तराखंड के तराई भाबर के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमारे उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून यह प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर बोक्सा या बुक्सा जनजाति रहती है या निवास करती है। तो यहाँ पर उधम सिंह नगर की बात करें तो बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर तीन प्रमुख यहाँ पर जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं। नैनीताल में रामनगर, पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा और देहरादून की बात करें तो विकास नगर, डोईवाला और सहसपुर के क्षेत्रों में यहाँ पर बोक्सा या बुक्सा जनजाति पाई जाती है या निवास करती है। तो यहाँ पर कुल 173 गाँव में उत्तराखंड में बोक्सा जनजाति निवास करती है। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाजपुर, काशीपुर और गदरपुर आदि स्थानों में इनकी संख्या अधिक है। यानी उधम सिंह नगर में अन्य जो नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून का क्षेत्र है, तो इनकी तुलना में यहाँ पर उधम सिंह नगर में अधिक बोक्सा लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो बोक्सा बहुल क्षेत्र है तो इसको कहा जाता है बोक्साड़ या बुक्साड़। तो बुक्साड़ या बोक्साड़ के नाम से जाना जाता है नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, यानी जहाँ पर बोक्सा अधिक निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को बोक्साड़ या बोक्साड़ के रूप में जाना जाता है। अगर इसके बाद हम इनके वंशज की बात करें तो ये स्वयं पंवार राजपूत के वंशज स्वयं को मानते हैं कि उनके वंशज हैं। हम पंवार राजपूतों से अपना संबंध बताते हैं, परंतु कुछ अन्य विद्वान इनको मराठाओं से और कुछ यहाँ पर चित्तौड़ पर जब मुगलों के समय आक्रमण होता है तो राजपूत स्त्रियां और उनके अनुचर जो भाग आए थे यहाँ पर उत्तराखंड के क्षेत्र में, तो उनके वंशजिया बताए जाते हैं। तो अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर बोक्सा की हम बात करें तो सर्वप्रथम जो यह आकर बसे थे तो यह बनबसा चंपावत में आकर बसते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास। और इसका जो उल्लेख है तो आईने अकबरी जो कि अबुल फजल की है, तो आईने अकबरी नामक यहाँ पर मुगल ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है। तो सर्वप्रथम ये प्रश्न पहले ये भी आ चुका है कि बोक्सा सर्वप्रथम आकर कहाँ बसे थे, तो ये बनबसा चंपावत में आकर बसे थे 16वीं शताब्दी में। इसके बाद यहाँ पर शारीरिक संरचना की बात करें इनकी, तो यह मिश्रीय प्रजातीय लक्षण इनमें पाए जाते हैं, जिसमें इनका कद व आंखें छोटी, पलके भारी, चौड़ा चेहरा, होंठ पतले, नाक चपटी, मोटा जबड़ा और दाढ़ी मूछें घनी तथा बड़ी इनमें पाई जाती है। और जो स्त्रियां होती हैं गोल एवं गेहुए रंग का जो चेहरा होता है, और साथ ही यह मंगोल नाग नक्श इनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की शारीरिक संरचना इनमें पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर भाषा की अगर हम बात करें तो इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। जिस स्थान या क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं वहीं की स्थानीय बोली को ये बोलने लगते हैं। और जैसे इसमें भावरी, कुमैया, रचबहसी, तो ये कुमाऊनी की प्रमुख बोलियां हैं। तो यह जिस क्षेत्र में निवास करते हैं तो उसी क्षेत्र की बोली ये बोलना प्रारंभ करते, कोई स्पेशल इनकी अपनी विशेष भाषा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इनके परिधानों की अगर हम बात करें तो पुरुष परिधान की अगर हम बात करें तो इसमें धोती, कुर्ता, सदरी, सिर पर पगड़ी ये धारण करते हैं। और साथ ही नगरों में जो रहते हैं शर्ट, कोट, पैंट सामान्यतः जो जैसे यहाँ पर नगर पुरुष परिधान होता है तो उसमें उसी प्रकार के ये इनके परिधान हम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्त्रियों के परिधान की बात करें तो ढीला लहंगा, चोली या अंगिया के साथ ओढ़नी, और अब सामान्यतः साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर आदि का प्रचलन इनमें देखने को मिलता है। और इसके साथ हम देखते हैं जैसे भी जो भी यहाँ पर प्राचीन जनजातियाँ हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो वह जैसे जैसे यहाँ पर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तो उनका जो परिधान है या पहनावा है तो वह भी सामान्यतः जो अन्य लोग पहनते हैं तो उसी की तरह उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिवस 15 नवंबर पर। तो 15 नवंबर 2021 यहाँ पर
आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर बिरसा मुंडा जी के यहाँ पर जन्म दिवस पर इस जो यह जनजातीय गौरव दिवस है तो यह मुख्यतः मनाया जाता है। और देश की आज़ादी, गौरव, वीरता तथा संस्कृति के संरक्षण में आदिवासियों के योगदान हेतु तो यहाँ पर बिरसा मुंडा यहाँ पर आदिवासी समुदाय से संबंधित थे, तो उनके जन्मदिन को यहाँ पर विशेष बनाने के लिए, साथ ही आदिवासियों के योगदान को दर्शाने के लिए यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की बात करें, गोत्र और उपजातियों में ये विभक्त हैं। तो 5 गोत्र या उपजातियों में बोक्सा जनजाति विभक्त हैं, जिसमें यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा और तनवार ये प्रमुख हैं। और इसके अलावा देहरादून में जो बोक्सा निवास करते हैं डोईवाला के क्षेत्र में, तो उसमें महर बोक्सा निवास करते हैं, इनको महर बोक्सा के नाम से जाना जाता है। और इनका जो गोत्र है तो व्यवहार मूलक सामाजिक इकाई और गोत्रों के लोगों द्वारा यहाँ पर विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं। तो यह व्यवहार मूलक इनकी सामाजिक इकाई है गोत्र, और गोत्र में आपस में ये लोग क्या हैं, विवाह संबंध स्थापित नहीं करते हैं। इनमें एक विवाह या बहुविवाह का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, लेकिन अब सामान्यतः जब मुख्य धारा में आकर जुड़ रहे हैं तो अब एक विवाह का अधिक यहाँ पर प्रचलन देखने को मिलता है। बोक्सा जनजाति में परिवारों की अगर व्यवस्था हम देखें तो यहाँ पर संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार, इसके साथ साथ हमें केंद्रीय परिवार देखने को मिलते हैं। लेकिन अब झुकाव यहाँ पर मुख्यतः केंद्रीय परिवार के साथ एकल परिवार की ओर भी है, जैसे जैसे मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। जो परिवार है मुख्यतः पितृवंशी या पितृसत्तात्मक हमें देखने को मिलता है। और संपत्ति का जो हस्तांतरण है वह पिता से पुत्र को और पुत्री को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो यहाँ पर पुत्र और पुत्री के यहाँ पर समान रूप से संपत्ति का उत्तराधिकारी यहाँ पर माना जाता है, जिससे समाज में स्त्रियों की उच्च स्थिति का पता चलता है। इसके बाद यहाँ पर इनके धर्म की बात करें बोक्सा जनजाति के, तो हिंदू धर्म के काफ़ी निकट हैं। और इनके जो मुख्य देवता हैं तो उसमें महादेव, लक्ष्मी, काली, श्री राम, दुर्गा और श्री कृष्ण जी हैं। तो ये इनके कुछ प्रमुख मुख्य देवता हैं। और साथ ही इसके अलावा ये स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, जिनमें ग्राम खेड़ी देवी, साकरिया देवता, ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी और चामुंडा देवी। तो ये इनके कुछ प्रमुख स्थानीय देवी देवता हैं, जो कि मुख्य देवताओं के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। तो इनके सबसे बड़ी जो देवी मानी जाती है तो वह चामुंडा देवी मानी जाती है। और इसके अलावा इनका कि जो इनके गांव होते हैं तो गांव से बाहर एक पवित्र स्थान पर ये लोग पूजा करते हैं, जिसे थान कहा जाता है। तो थान गांव से बाहर एक स्थान होता है जो पवित्र माना जाता है, जहां पर पूजा की जाती है। और इसमें ग्राम देवी, ग्राम देवता, खेड़ी देवी, ग्राम देवी को खेड़ी देवी, ग्राम देवता साकरिया देवता, और यह जो स्थान है थान, तो यहाँ पर वर्ष में 2 बार पूजा की जाती है। और इसके अलावा हमें इसमें इनके उसमें सामाजिक व्यवस्था में जादू टोना, टोटका, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जो अन्य जो हमारे आदिवासी जनजाति है और अन्य उत्तराखंड में इन सब का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, तो इनमें भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यह जो बुज्जा है यानी कल्पित आत्मा की भी ये पूजा करते हैं और मृतक का दाह संस्कार करते हैं। तो यानी मृतक का यह दाह संस्कार करते हैं, उसको जलाते हैं। और साथ ही यहाँ पर बुज्जा यानी जो कल्पित आत्मा है तो उनकी भी पूजा का कॉन्सेप्ट हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बोक्सा के प्रमुख त्योहारों की हम बात करें तो इनके प्रमुख त्यौहार हैं चैती, नौबी, होली, दीपावली, नवरात्रि। और चैती क्या है, बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा अन्य जो इनके त्यौहार हैं होंगण, ढल्या, गोटरे और मोरो, तो ये कुछ प्रमुख इनके अन्य त्यौहार हैं। और ये होंगण, ढल्या, गोटरे इससे पहले यूके ट्रिपलिस के द्वारा ये पूछे गए हैं कि इनका संबंध किस जनजाति से है, तो बोक्सा जनजाति से। उनके ये त्यौहार हैं होंगण, ढल्या, गोटरे और मोरो। इसके अलावा इनके अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, जो बोक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था है, तो मुख्यतः इनका जो आर्थिक जीवन है तो वह आधारित है जंगली लकड़ी, ये लड़के हो गए, जंगली लकड़ी, शहद, फल फूलकन, जंगली जानवर के शिकार और मछली। तो मुख्यतः इनका जो आर्थिक जीवन है तो मुख्यतः इन पर आधारित है, यानी जंगलों पर निर्भर है। इसके अलावा अब जो मुख्य धारा है तो धीरे धीरे या मुख्य धारा में आ रहे हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, तो अन्य चीज़ों में भी ये आगे बढ़ रहे हैं, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न होता है,
लकड़ी और लोहे का काम इनके द्वारा किया जाता है। मकान बनाना, डलिया बनाना, जाल और बर्तन बनाना, तो अन्य प्रकार के कार्य भी यह लोग वर्तमान में कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अगर मुख्य भोजन की हम बात करें तो इनका जो मुख्य भोजन है तो वह मछली और भोजन। तो मछली के मुख्यतः इन मछली के साथ ये भोजन करते हैं, जो मुख्य रूप से इनका मुख्य भोजन भी है। साथ ही मक्का और गेहूं की रोटी और दूध दही का यह प्रयोग अधिक करते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर मछली के साथ यहाँ पर चावल, मक्का, गेहूं की रोटी और दूध दही का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इसके अलावा पुरुषों के द्वारा मदिरा, ताड़ी, हुक्का, बीड़ी, सुल्फा यानी अन्य प्रकार के ये जो चीज़ें हैं इनका भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो बोक्सा के जो राजनीतिक व्यवस्था है तो इनमें सबसे छोटी इकाई है परिवार। तो परिवार बोक्सा की समाज की सबसे छोटी इकाई है और बोक्सा गांव मजरा कहलाता है। कई परिवारों को मिलकर एक बोक्सा गांव का निर्माण होता है। तो कई जो बोक्सा परिवार हैं तो उनसे मिलकर एक गांव बनता है जिसको मजरा कहते हैं। और इसी गांव में छोटे मोटे जो विवाद होते हैं तो उनको निपटाने के लिए यहाँ पर एक समिति का गठन होता है और गांव की ये सर्वोच्च संस्था होती है। यानी इनके जो नियम कानून होते हैं वो उनको मान्य ही होते हैं। और कहीं कहीं क्या है, इसके अलावा हमें बिरादरी पंचायत देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो बिरादरी पंचायत है तो यह 5 सदस्य होती है। न्याय एवं कानून व्यवस्था को बनाने के लिए यह उत्तरदायी होती है। और इसमें तख्त क्या होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जो तख्त होता है तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और पंचायत के नीचे यहाँ पर एक मुंसिफ, एक दरोगा और 2 सिपाहियों की नियुक्ति की जाती है। और ये जो पद हैं तो सभी क्या हैं, वंशानुगत पद हैं और सभी का समाज में बड़ा सम्मान भी है। और ये सभी क्या है, वंशानुगत होते हैं। लेकिन अब जब ये मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं तो अब यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। तो गाँव में यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत यहाँ पर जो नियम कानून है वह उसमें लागू होते हैं। अब इसके बाद राजी जनजाति है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारी बोक्सा जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।